हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत स्वागत करता हूं आपका अपने प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, सभी आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग आज 26वें चरण में पहुँच चुके हैं प्रैक्टिस सेशन के। और आज ये जो 26 प्रश्न लिए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इस उम्मीद के साथ और इस विश्वास के साथ कि इसमें से यूपी पीईटी के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आने तय हैं, व्याख्या सहित जो हमने समझाया है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या है? निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेडू व्यू पॉइंट और अटूकाद झरना मिलेंगे? बताइए सर, इसमें क्या आप सही करेंगे? ऑप्शन ए है मुन्नार, ऑप्शन बी है ऊटी, ऑप्शन सी है कोडेकनाल, ऑप्शन डी है यरकौड। बताओ भैया। देखो, इसमें है क्या, ऊटी एक जो है सबसे ऊंचा स्थान, ऐसा कह सकते हैं कि ऊटी एक ऊंचा स्थान है, कोडेकनाल भी ऊंचा स्थान है और ये भी। बात क्लियर है? मुन्नार जो है ये भी एक हिल स्टेशन है। तो ये बेसिकली चारों तो हिल स्टेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है इसमें राइट आंसर इसका हो जाएगा मुन्नार। मुन्नार जो है ये एक पर्वतीय हिल स्टेशन है और ये है कहाँ पे? ये है आपके केरल में। कहाँ पे है? केरल में अवस्थित है ये। बात क्लियर है? केरल में अवस्थित है। इसका राइट आंसर तो आपका ये हो जाएगा। बात क्लियर है? इस झरने की सुंदरता जो है मानसून के दिनों जुलाई अगस्त में और ज्यादा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं, बहुत व्याख्या के साथ अब यहाँ शुरू करेंगे। म्यांमार की मुद्रा क्या है भैया? युआन है, दीनार है, टका है या क्यात है? बताओ भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन इसमें राइट आंसर होगा? म्यांमार की मुद्रा का क्या नाम है? देखो भैया, अगर हम किसकी बात करें, अगर हम बात करें युआन की, तो युआन किसकी मुद्रा है? युआन मुद्रा है चीन की। किसकी? चीन की। अब चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी आपकी, चीन की अगर राजधानी आपसे पूछे, पीटी एग्जाम में राजधानी तय है पूछना, तो जो चीन की राजधानी है वो है बीजिंग। क्या है? बीजिंग है। बात क्लियर है? चलिए सर, दीनार कहाँ की मुद्रा है? दीनार जो है ये बेसिकली इराक, कई देश हैं इसमें, इराक, उसके बाद आपका बहरीन, क्या? इराक, उसके बाद बहरीन, आप एक नाम और सुनेंगे कुवैत, कुवैत। इन सारी देशों की मुद्रा जो है वो आपकी दीनार है। जैसे अगर आपसे इराक की राजधानी पूछे तो इराक की राजधानी क्या भैया? बगदाद है। क्या है? ईरान की राजधानी बगदाद है। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा है। क्या है? मनामा है। बात क्लियर है? और उसके बाद कुवैत की राजधानी अगर आपसे पूछे तो कुवैत सिटी। बात क्लियर है? कुवैत सिटी, ठीक है। अगर हम टका की बात करें, टका कहाँ की मुद्रा भैया? टका जो है ये आपके बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश, अभी हाल ही में जो G20 की बैठक हुई थी भारत में, उसमें बांग्लादेश आमंत्रित था। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? अगर राजधानी हम आपसे कहें तो इसकी राजधानी जो है वो आपकी ढाका है। क्या है? ढाका है। बात क्लियर है? तो म्यांमार की मुद्रा क्या भैया? ऑप्शन ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, ऑप्शन डी आपका क्या है? सही है। और म्यांमार की राजधानी क्या भैया अगर आपसे पूछ लिया जाए? राजधानी, तो राजधानी आपकी न्यापीता है, न्यापीता। और मुद्रा, मुद्रा आपकी क्यात है। बात क्लियर है मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए सर अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी राजधानी और मुद्रा, जैसे अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है और मुद्रा अफगानी है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और मुद्रा नेत्रगम है, ठीक है। म्यांमार की राजधानी न्यापीटा है और मुद्रा जो है वो म्यांमार क्यात है। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है और उसके बाद यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है और यहाँ की जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है और यहाँ की मुद्रा क्या है? सॉरी माफ करिएगा, ये थोड़ा सा गलत छप गया, ठीक है। चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। क्या है? युआन है। बात क्लियर है? उसके बाद आपका बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है टका। बात क्लियर है? चलिए सर अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका है तुजू दर्रा कहाँ अवस्थित है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर? बता भैया, तुजू दर्रा कहाँ अवस्थित है? देखिए जितने दर्रे हैं वो हमने ले रखे हैं सारे के सारे। जैसे यहाँ पे देखिए माना, लिपुलेख और नीति, ये दर्रे जो है कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। माना, नीति और लिपुलेख
काराकोरम से लेकर के पीर पंजाल तक, या ये कहें कि बुर्जिल तक, काराकोरम से लेकर के काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल, ये दर्रे कहाँ पे हैं? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में अवस्थित हैं। बात क्लियर है। उसके बाद बात करें किसकी? सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बाड़लाचा दर्रा, ये कहाँ पे हैं? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के हैं। दीफू दर्रा और यांगपा दर्रा, बोमडीला दर्रा, दीफू, यांगपा और बोमडीला ये कहाँ पे है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में। तुजू दर्रा कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। जयलेपला दर्रा, नाथुला और जयलेपला कहाँ? सिक्किम में है। बात क्लियर है। सेना कोटा दर्रा पूछा गया था एसएससी के पेपर में, तो केरल में है। पालघाट दर्रा केरल में है। पालघाट के बाद भोर घाट और थाल घाट ये आपके महाराष्ट्र में आते हैं। बात क्लियर है। तो आइए हम चलते हैं अपने ऑप्शन पे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मणिपुर। बात क्लियर है। डी ऑप्शन इसमें। तुजू दर्रा कहाँ पे है? मणिपुर में। हमने यहाँ पे देख लिया तुजू दर्रा जो आपका था वो मणिपुर में था। बात क्लियर। नाथुला दर्रा, जयलेपला दर्रा सिक्किम में है। सेनाकोटा दर्रा केरल में है। पालघाट दर्रा केरल में है। बोमडीला, दीफू, यांगपा ये अरुणाचल प्रदेश में है। सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा ये हिमाचल प्रदेश में है। काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल, बुर्जिल दर्रा ये आपको जम्मू कश्मीर में है। माना दर्रा, नीति और लिपुलेख आपको उत्तराखंड में है। बात क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया? पिछौला झील कहाँ स्थित है? मणिपुर, तमिलनाडु, राजस्थान या केरल में? बताओ भैया पिछौला झील कहाँ स्थित? तो हमने सारे जितने झील भारत में अवस्थित हैं वो सारे के सारे हमने ले रखे हैं। आइए देख लेते हैं कहाँ व्यवस्थित है। वैसे इसका राइट आंसर देखिए, राइट आंसर तो इसका राजस्थान होगा, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कौन कौन सी झील कहाँ पे है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें सबसे पहले, है ना, तो बूलर झील, डल झील, गाड़सर, अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, कैसरनाग, नागिन, पोंगो, गच्छो, सी मरीरी, गंगाबल और मानसबल ये कहाँ पे है? ये आपके जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील है? भृगु, मच्छियाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल। बात क्लियर है। अब देखिए ताल, सूरजताल, चंद्रताल को छोड़ दिया और बाकी जितने ताल हैं वो सारे के सारे कहाँ पे? उत्तराखंड में। नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सतताल, नौकुचिया ताल, उसके बाद जो है देवताल, खुरपताल, राकसताल और माता ताल ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। चंडीगढ़ में एकमात्र झील सुखना झील स्थित है। राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद, नक्की सांभर, फतेह सागर, उसके बाद लूनक सागर, डिडवाना झील जो है, पिछौला झील, अना सागर, कचामन, डेबर और पुष्कर। डिडवाना आपसे पूछा था पिछौला झील, तो ये राजस्थान में है। महाराष्ट्र में कौन सी? लोनार और पोवई झील लोनार यहाँ पे है। बोलंदूर जो है ये कर्नाटक में है। बेम्बनाड और अष्टमुदी या ना इसको जो बोलते हैं केरल में है। सिक्किम में सोंगपा है। मणिपुर में लोकटक एकमात्र जो है तैरता हुआ ये है ना मणिपुर में। उड़ीसा में चिल्का झील जो है लोकटक में एटीएम है। तेलंगाना में हुसैन सागर और नागार्जुन सागर है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु की बात करें तो कोडई कनाल और कलिवेली ये आपके तमिलनाडु में है। बात क्लियर है। तो सारे की झील यहीं पे आपके क्लियर हो गए। तो भैया देखिए झीझा पिछौला ये कहाँ पे? पिछौला झील आपके राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है? वेनिस शहर जो शहरों और फूलों से युक्त है निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी इटली। बताओ भैया ये कहाँ स्थित है? देखिए अगर हम बात करें किसकी, पहले थाईलैंड के विषय में जान लेते हैं। थाईलैंड को लैंड ऑफ एलिफेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड ऑफ एलिफेंट मतलब क्या? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, सॉरी, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट मतलब क्या? सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश इसको कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। इसमें कई नाम इसके हैं। क्या है? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। उसके बाद लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ कंगारू, ठीक है। उसके बाद लैंड ऑफ गोल्डन वूल, लैंड ऑफ गोल्डन वूल इसको बोलते हैं, है ना। और एक चीज प्यासी भूमि का देश, क्या? प्यासी भूमि का देश। प्यासी भूमि का देश भी किसको बोला जाता है? ऑस्ट्रेलिया को ही बोला जाता है। और क्यूबा को क्या बोलते हैं भैया? तो एंटीलीज का मोती, एंटीलीज का मोती, एंटीलीज का मोती। और क्या नाम इसका है? और इसका नाम है सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। क्या? सुगर
बाउल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब क्या, चीनी का, विश्व का चीनी कटोरा, चीनी का कटोरा कहा जाता है इसको, ठीक है। और उसका देखिए ऑप्शन बचता है इटली। इटली का जो एक वेनिस शहर है, वेनिस शहर, इसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, क्या, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, क्वीन ऑफ एड्रिटिया, ठीक है। अब देखिए इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा उसमें इटली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी आप इससे जो संबंधित थाईलैंड है, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, ऑस्ट्रेलिया लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन वूल, या इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, है ना। क्यूबा को एंटीलीज का मोती, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड होता है, चीनी कटोरा इसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, चीन नहीं, चीनी का कटोरा मेरे भाई, चीनी का कटोरा, ठीक है। इटली को जो है क्वीन ऑफ एड्रियाटिक बोलते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका वेनिस शहर जो है वो यहाँ पे आपका इटली में है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? इटली में है, मैक्सिको में है, अर्जेंटीना में है, या फिलीपींस में? देखो भैया, हम जितने सारे इसमें दे रखे हैं इस पर चर्चा कर ले रहे हैं। हमने अपने नोट्स से फोटो खींच रखा है और वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें सारे के सारे सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी अवस्थित। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें किसकी, यहाँ बात करें हम सक्रिय ज्वालामुखी की, तो भैया सक्रिय ज्वालामुखी जो है ये करीब 500 सक्रिय ज्वालामुखी, 500 प्लस सक्रिय ज्वालामुखी। लेकिन यहाँ पे एटना की बात करें, एटना हो या स्ट्राम्बोली, ये कहाँ पे स्थित है? इटली में स्थित है, ठीक है। कोलिमा ज्वालामुखी जो है ये आपके मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और ओजस डेल सलाडो ये अर्जेंटीना व चिली की सीमा पे स्थित है। स्ट्राम्बोली जो है, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। और ओजस डेल सलाडो को विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ये एंडीज पर्वत पर स्थित है माना जाता है। बात क्लियर है। तो स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ओजस डेल सलाडो को विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ये एंडीज पर्वत पर स्थित है, ठीक है। एटना और स्ट्राम्बोली आपके इटली में है। प्रसुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन से? विसुवियस। विसुवियस जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी, और ये भी इटली के नेपल्स की पहाड़ी में स्थित है और भूमध्य सागर के पास स्थित है। बात क्लियर है। ये विसुवियस होता है। जो है क्राकाटोआ ज्वालामुखी, ये इंडोनेशियाई पोत में जो है जावा और सुमान द्वीपों के बीच सुंडा जलमरू मध्य में स्थित है, सुंडा जलमरू मध्य। उसके बाद फ्यूजियामा जो है ये जापान में स्थित है, और मेयन जो है ये फिलीपींस में है। मतलब विसुवियस, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा और मेयन ये जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। बात क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं शांत ज्वालामुखी की। तो शांत ज्वालामुखी कोह सुल्तान जो देवबंद ईरान में है, उसके बाद पोपा जो म्यांमार में है, किलिमंजारो अफ्रीका में, चिम्बराजो जो है ये आपके दक्षिण अफ्रीका में, और एकांगुआ विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी जो है वो आपका स्थित है। बात क्लियर है। शांत ज्वालामुखी आपका एकांगुआ हो गया, चिम्बराजो हो गया, किलिमंजारो हो गया, पोपा हो गया, कोह सुल्तान हो गया, ये शांत ज्वालामुखी है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी आप देखें ना, विसुवियस, क्राकाटोआ, फ्यूजियामा, मेयन, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो एटना, स्ट्राम्बोली ये इटली वाले हैं। कोलिमा ज्वालामुखी जो है ये आपके मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका का है। और इसका जो ओजस डेल सलाडो जो है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है ज्वालामुखी स्थित है, सक्रिय ज्वालामुखी वो अवस्थित है। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या भैया? अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या अजीतनाथ? देखो भैया, अब यहाँ से जिसे पर डे आपको जैसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म से, तो हम इसमें क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए 24वें, पहले जैन धर्म की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? अभी हम इसके जवाब देंगे आपको। सबसे पहले इसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं। क्या? जैन धर्म। यहाँ जैन धर्म में पहला पॉइंट ये है कि जो इसका आधार बिंदु अगर आपसे पूछे, क्या पूछे? आधार बिंदु। अगर आपसे इसका आधार बिंदु पूछ रहा है तो आधार बिंदु क्या है इसका? इसका आधार बिंदु अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। ये यूपी पीसीएस पेपर में पूछ चुका है, तो यूपी ट्रिपल पूछेगा ये, आज नहीं तो कल पूछेगा। और यह कैसा है? अनीश्वरवादी है। क्या है? अनीश्वरवादी है। बात क्लियर है। ये अनीश्वरवादी है, मतलब ये कि ये विश्व के विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये अनेकांतवाद, अनेकांतवाद, या इसी को क्या बोलते हैं? स्यादवाद बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, इसी को स्यादवाद बोलते हैं, ठीक है। जिसमें ज्ञान की सापेक्ष, ये जो है जो अनेकांतवाद है या स्यादवाद है, ये ज्ञान की सापेक्षता पर आधारित होता है, ठीक है। चलिए सर, अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? जैन धर्म के संस्थापक जो है, या ये कह सकते हैं संस्थापक, अभी यही पूछ ले, प्रथम तीर्थंकर जो है वो आपके हैं ऋषभदेव। कौन है? वो आपके हैं ऋषभदेव। बात क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें आपसे द्वितीय की, प्रथम हो गए, अगर हम द्वितीय की बात कर लें तो द्वितीय जो है वो अजीतनाथ थे। क्या नाम था इनका? अजीतनाथ। और सबसे जो फेमस, जिसे और फेमस में 23वें जो है, ये थे पार्श्वनाथ। क्या थे? पार्श्वनाथ थे। जो पार्श्वनाथ कहाँ जन्मे थे? तो ये वाराणसी के राजा अश्वसेन के हैं। कहाँ? वाराणसी के राजा अश्वसेन, ठीक है। वाराणसी के राजा अश्वसेन कहाँ जन्मे। उसके बाद आपके 24वें तीर्थंकर की बात करते हैं। तो 24वां तीर्थंकर जो था वो थे महावीर स्वामी। महावीर जो ये चौथे तीर्थंकर थे। तो इसका राइट आंसर 24वां तीर्थंकर आपका सी सही हो जाएगा। लेकिन महावीर के बचपन का क्या नाम था भैया? तो बचपन का नाम जो था ये था वर्धमान, ठीक है। बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके पिता जो थे, अगर पूछा जाए क्या पिता, तो इनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ मतलब ये समझ लीजिए ज्ञात्री कुल के सरदार भी थे, ठीक है। इनकी जो माता थी, क्या अगर बात करें कि इनकी माता की बात करें तो माता का नाम त्रिशला था। त्रिशला ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था। क्या था? यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। और अगर बात करें कि इनकी पुत्री की, तो पुत्री का नाम जो है वो अनुजा प्रियदर्शनी था। क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। अब यहाँ से अगर पूछा जाए, क्या जन्म अगर पूछा जाए, जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? कुंडग्राम वैशाली, ठीक है। कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। बात क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, अगर जन्म की बात आई तो मृत्यु की बात कर लेते हैं। तो इनकी मृत्यु जो है ये 468 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो इनको मिला था पावापुरी में। इनको पावापुरी में जो है मोक्ष मिला था। पावापुरी है कहाँ पे? तो बेसिकली बिहार शरीफ में है। कहाँ पे है? बिहार शरीफ में से। तो बात क्लियर है। अब इनको ज्ञान, महावीर जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी। अगर पूछा जाए ज्ञान कहाँ मिला, ज्ञान तो वो मिला था आपके ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान मिला था। बात क्लियर है। अब देखिए यहीं पे नहीं रुकेंगे, आगे हम स्लाइड लिए हैं और बाकायदा इनको खत्म कर देते हैं पढ़ के, ठीक है। और अगर बात करें महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया? उपदेश भाषा क्या थी इनकी? तो उपदेश भाषा मेरे भाई क्या थी? इनकी उपदेश भाषा जो थी वो प्राकृत थी। क्या थी? प्राकृत, या इसको अर्ध मगधी भी बोलते हैं। क्या? अर्ध मगधी भी इसको बोलते हैं। बात क्लियर है। फिर यहाँ पूछा था प्रथम शिष्य या प्रथम अनुयायी, अगर पूछ ले प्रथम शिष्य कौन थे? तो प्रथम शिष्य जामिल थे। इनके दामाद ही इनके प्रथम शिष्य थे, जामिल थे, ठीक है। उसके बाद प्रथम जैन भिक्षुड़ी, प्रथम जैन भिक्षुड़ी अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताएंगे क्या? चंपा कौन थी? नरेश दधिवान की पुत्री थी। और प्रथम थेरा अगर पूछा जाए, प्रथम थेरा अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन था? आर्य सुधर्मा था। कौन था? आर्य सुधर्मा जो है ये प्रथम थेरा था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें जो संप्रदाय था, जैसे देखिए हुआ ये, जैसे इसमें त्रिरत्न का सिद्धांत था। कौन सा? त्रिरत्न का सिद्धांत, त्रिरत्न सिद्धांत था। कौन त्रिरत्न में आते हैं भैया? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, और उसके बाद होता है सम्यक ज्ञान। और उसके बाद 5 महाव्रत थे, ये पूछा गया है। 5 महाव्रत थे, कौन कौन से भैया? तो एक था अहिंसा, उसके बाद आपका सत्य, अहिंसा, सत्य। उसके बाद बात करें तो ब्रह्मचर्य,
सत्य के बाद ब्रह्मचर्य, अस्तेय, और उसके बाद आपका था अपरिग्रह। क्या था? अपरिग्रह था। बात क्लियर? ये 5 महाव्रत थे। उसके बाद जो है अगर हम बात करें तो इसमें जैसे बंटवारा जो हुआ जैन धर्म का, तो इसमें बंटवारा जो हुआ, बंटवारा जैन धर्म का बंटवारा, तो ये बंटवारा 2 में हुआ था। ये हुआ स्थूल भद्र के शिष्य, स्थूल भद्र के शिष्य जो है वो आपके कहलाए श्वेतांबर, वे कहलाए श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु के शिष्य थे, भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो कहलाए दिगंबर। क्या कहलाए? वो कहलाए दिगंबर। बात क्लियर है? अब देखिए अगर हम बात करें तो जो दिगंबर थे इनका संप्रदाय जो है ये यापनीय संप्रदाय के थे। इनके जो मानने वाले थे वो यापनीय संप्रदाय, यापनीय संप्रदाय, ठीक है। और इनसे निकला जो श्वेतांबर था, इनसे निकला जो है स्थानकवासी, मतलब ये वहीं पर रुक गए, स्थानक वासी निकला संप्रदाय। बात क्लियर है? फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे और पूछा जाता है कि जैन धर्म के मानने वाले राजा, मानने वाले राजा, जैन धर्म मानने वाले राजा के विषय में पूछा जाता है, कौन मानता था। तो इसमें प्रमुख नाम हम आपको बता दें, जैसे उदयन हो गया। कौन? उदयन हो गया। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य लिख लीजिए, बड़ा नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। उसके बाद चंदेल शासक, चंदेल शासक, ठीक है। और उसके बाद जो है कलिंग नरेश खारवेल, खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल हो गए। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष थे, ठीक है। और जैसे पूछा जाता है कि मैसूर के गंगवंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जो है विशाल बाहुबली की मूर्ति स्थापित हुई थी। और खजुराहो में जो चंदेल शासक जो खजुराहो में जैन मंदिर बनाया था इन्होंने, खजुराहो में जैन मंदिर जो है बनाने का कार्य कौन किया था? चंदेल शासकों ने किया था। बात क्लियर है? तो आपका इसमें राइट आंसर आपका देख लीजिए, हम लोग अब प्रश्न पे चलते हैं। राइट आंसर तो आपका सी हो जाएगा, लेकिन जो हमने अब इसकी व्याख्या में पढ़ लिया है उससे आप विश्वास मानिए पीटी में 1 प्रश्न आना तय है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या भैया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है विभिन्न राज्यों के राज्यपाल, और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर हम 161 की बात करें तो ये भाग 6 में आता है। कहाँ पे आता है? भाग 6, भाग 6 में ये आता है, ठीक है। भाग 6 में आपके करीब 152 से लेकर के 167 तक जो है राज्यपाल के अधिकार के बारे में बताया गया। 152 में तो राज्य की परिभाषा है, ठीक है, राज्यों जिसे जो परिभाषा है वो बताई गई है। फिर उसके बाद जो है आपके 153 से लेकर के 161 तक, ठीक है, 153 से लेकर के 161 तक जो है राज्यपाल की शक्तियों का उल्लेख है। जैसे अनुच्छेद 153 में है तो आपके 153 में है राज्यों के राज्यपाल के विषय में। फिर उसके बाद 154 में आपका है जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विषय में। 155 में जो है वो आपकी नियुक्ति के विषय में है, और 156 में जो है वो आपके पदावधि के विषय में है, और 157 जो है 157 ये आपके नियुक्ति के लिए अर्हताओं के संबंध में है। और उसके बाद 158 की बात करें तो ये जो है पद के लिए शर्तों के विषय में है। और 159 की बात कर दें तो ये आपके 59 में शपथ है। और उसका 160 जो है ये कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृत्यों का निर्वहन आज के विषय में बताया गया है। और जो 161 आपका है इसमें कहा गया है कि जो है इसमें सीधे कहा गया है कि क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडादेश, ऐसे लिखा है दंडादेश के निलंबन, दंडादेश के निलंबन, और उसके बाद निलंबर, उसके बाद परिहार, दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण, क्या परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति ये बताई गई है। जैसे अगर बात करें राज्यपाल की तो
इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर है? सी नंबर जो है इसका सही हो जाएगा, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल। अगर आपसे पूछे कि जैसे भाई राष्ट्रपति के पास जो पावर है क्षमा करने की वो कहाँ पे है, तो वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 से इसको प्राप्त होती है। ये लघुकरण कर सकता है समाधान। जैसे राज्यपाल के पास जो है सेना के मामलों को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, चलिए 9वां नंबर लेते हैं। क्या भैया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? भारत की नागरिकता, भारत में भाषाएं, भारत राज्यों की सीमाएं, उसके बाद बच्चों के लिए शिक्षा। देखिए भैया, अगर हम बात करें 5 से 11, तो 5 से 11 में भारत की नागरिकता के विषय में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 5 से 11 प्रारंभ से नागरिकता से लेकर के और कैसे आप छोड़ेंगे, क्या चीजें करेंगे, वो सारी चीजें बताई गई। बात क्लियर है? अनुच्छेद 5 से 11 तक। जैसे अनुच्छेद 5 से देखा जाए, जैसे अगर आप सोचेंगे अनुच्छेद 5 में क्या है, तो 5 में है प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से नागरिकता, ठीक है, प्रारंभ से नागरिकता। उसके बाद आप जो 6 है उसमें ये है कि पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले, मतलब होता है छूटे हुए लोग। 6 में छूटे हुए लोग, छूटे हुए लोगों की नागरिकता जो छूट गए हैं, है ना, लोगों की नागरिकता, छूटे हुए लोगों की नागरिकता। 7वें में क्या है, सातिर लोग जो क्या किए, भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से क्या किए, भारत आ गए, है ना, सातिर लोगों की नागरिकता। उसके बाद 8वां ये है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव, जैसे मान लीजिए 8वां ये है कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से इंग्लैंड चला गया और इंग्लैंड से आज भगाया जा रहा, तो ये जैसे जन्म से ये यहीं से सिस्टम शुरू हो जाता है, जैसे आप जन्म से लेकर के जो है ये आपको नागरिकता मिल जा रही है, तो इनको नागरिकता। उसके बाद 9वां क्या कहता है, विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिक न होना। मतलब क्या, 9 से होता है नो, अगर आपने दूसरे राज्य की, दूसरे देश की नागरिकता ली तो आप हमारे राज्य के नागरिक या हमारे देश के नागरिक नहीं रहेंगे। 10वां में क्या कहता है, 10वां कहता है बस। 10 मतलब बस, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये बताता है 10वां। ठीक है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। और अनुच्छेद 11 कहता है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे भारतीय राज्य की सीमाओं के विषय में है, तो ये आपके राज्य के बारे में बताया गया ना, अनुच्छेद 1 में ही बताया गया है, भारत राज्यों का एक संघ होगा, है ना, और उसमें 1, 2, 3 में जो सारी चीजें बताई गई हैं वो इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर क्या भैया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 29 निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? बताओ भैया, इसमें क्या किस पहलू से संबंधित हैं ये लोग? चुनाव से, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से, पंचायतों से, या राज्यपाल की शक्ति से? देखिए 324 से 29 की अगर हम बात करते हैं, तो आपके 324 से 29 के विषय में जो बताया गया है भारतीय संविधान में, वो ये है कि जैसे जो भी निर्वाचन संबंधित चीजें होंगी, चुनाव, इसमें राइट आंसर जो आपका चुनाव हो जाएगा, तो जो भी चुनाव संबंधित चीजें होंगी वो आपके 324 से 29 में कवर हो जाएंगे। जैसे 324 में जो है निर्वाचन आयोग में जो पावर उसकी है, उसका 325 में कहा गया कि साहब जो है धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर कोई आप भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने बना दिया प्रणाली और उसमें जो है लोग अलग से चले जाएं। ठीक है, और उसके बाद देखिए अगर बात करें किसकी, अल्पसंख्यक सुरक्षा के विषय में, तो ऐसे अनुच्छेद आपके 29 और 30 ये अल्पसंख्यक सुरक्षा के विषय में उनको विशेष अधिकार जो दिए उनके बारे में बताता है। पंचायतों की बात करें तो ये भाग 9 जो है, भाग 9, और ये अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 तक, 243 तक ये जो पंचायतें के लिए है। ठीक है, राज्यपाल की शक्ति हमने बता ही दिया, भाग 6 में जो है आपके अनुच्छेद 153 से लेकर के 161 तक ये जो है, और 167 तक मान चलिए, 167 तक ये बताया गया। 161 में तो क्षमता की शक्ति बता दी गई है, राज्यों के राज्यपाल के विषय में बता दिया, हमने भी सब चर्चा की हुई है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के सासाराम में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखो भैया, बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में है। कहाँ पे? बाबर काबुल, हेमा दिल, तो हेमा कहाँ, हुमायूं कहाँ है? हुमायूं का दिल्ली में है। और जहाँ से आगरा, मतलब शाहजहां अगर पूछे आपसे, शाहजहां का मकबरा पूछे कहाँ पे, तो आगरा में है। ठीक है, जहाँ से आगरा मांगे
बिल, ठीक है। चलिए, और शेर शाह सूरी, इसमें आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। शेर शाह सूरी जो है ये इनका जो है बिहार के सासाराम में अवस्थित है। बात क्लियर, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा? ऑप्शन ए वृंदावन, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी चित्रकूट। तो भैया इसमें देखो चित्रकूट में जो है एक दिव्यांग यूनिवर्सिटी अवस्थित है, ठीक है। सारनाथ में जो है बुद्ध ने सबसे पहले ज्ञान दिया था, सबसे पहले उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, ठीक है। ये वाराणसी के पास अवस्थित है। उसके बाद जो है इसको ये कहा जाता है भगवान भोलेनाथ ने वाराणसी को बसाया है। इसका राइट आंसर जो है, इसे यहाँ पे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है, संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, बहुत सारे मार्कंडे महादेव जी का मंदिर है। इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वृंदावन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कब किया था? 1915 में, 1917 में, 1918 में, 1924 में। देखो भैया, गांधी जी पहले गांधी जी नहीं हुए, महात्मा जो बने ये बाद में बने। तो महात्मा गांधी के विषय में थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेते हैं। क्या? गांधी जी के विषय में अध्ययन कर लेते हैं। कैसे करेंगे भैया? तो पहला पॉइंट ये है, ऐसे अगर इनसे पूछा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म अगर आपसे पूछे तो इनका जन्म 2 अक्टूबर, सबको याद होता है कि 2 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछे 2 अक्टूबर कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात में। बात क्लियर है। उसके बाद जो है एक सबसे बड़ी घटना जो घटी, उसके बाद 1893 में सबसे पहले इनका दक्षिण अफ्रीका गए। कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका गए। किसके चक्कर में? तो इनके एक पारिवारिक संबंधी थे दादा अब्दुल्ला, उनका केस लड़ने के लिए चले गए। 1894 में जब ये जा रहे थे इनके साथ घटना घट गई, है ना, मतलब इनको ट्रेन से उतार दिया गया। तो इन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी 1894 में। क्या किया था? नटाल इंडिया कांग्रेस, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना इन्होंने 1894 में कर दी थी। बात क्लियर है। उसके बाद ये करीब 1901 में ये भारत भी आए। 1901 में ये पहली बार कलकत्ता, भारत और कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए, कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए। बात क्लियर है। उसके बाद 1904 में जो है एक घटनाक्रम हम बता दे रहे हैं आपको। 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। क्या किया? इनके द्वारा स्थापित ये पहला आश्रम था, फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ पे? डरबन में किया इन्होंने, डरबन अफ्रीका में इन्होंने जो है। अगर आपसे और आगे चलें तो ये आगे 9 जनवरी 1915, बहुत संक्षिप्त में बता रहे हैं आपको। 9 जनवरी 1915 को आगे भारत आए। और इनके राजनीतिक गुरु कौन बने? तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके राजनीतिक गुरु बन गए। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु बन गए 1915 में जब आए तो, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्होंने जब 1915 में आए तो इन्होंने अहमदाबाद के कोजरपा क्षेत्र में जो है अपना आश्रम बनाया। लेकिन वो आश्रम 17 जून 1717 को जो है 17 जून 1917 को जो है साबरमती किनारे आश्रित कर दिया, मतलब जो है ये शिफ्ट कर दिया साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इन्होंने जो है सबसे पहला जन भाषण, इनका अगर पूछा जाए पहला जन भाषण कब इन्होंने दिया, पहला जन भाषण इन्होंने जो दिया था वो दिया था वाराणसी में, बीएचयू के स्थापना समारोह था उसी में जो है। ये कब दिए थे? 1916 में। बात क्लियर है। उसके बाद देखिए जब 1916 में है, फिर उसके बाद 1917 घटना बताते हैं आपको। चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो पूछा गया चंपारण सत्याग्रह किसानों के लिए था, 3 गठिया प्रथा का विरोध करने के लिए था। और यहीं पे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको गांधी की उपाधि दी थी। बात क्लियर, गांधी की उपाधि इनको यहीं मिली थी। उसके बाद बात करें 1918 की, तो 1918 में जो फरवरी 1918 है, क्या फरवरी 1918 जो है ये अहमदाबाद मिल आंदोलन, पहली बार इन्होंने भूख हड़ताल की थी। अहमदाबाद मिल हड़ताल इन्होंने किया था, ठीक है। पैसे बढ़ाने के लिए, जो उस टाइम अकाल था उसके लिए पैसे नहीं बढ़ाए तो उसके लिए कर दिया था। उसके बाद जो है 22 मार्च 1918 खेड़ा सत्याग्रह इन्होंने किया, खेड़ा सत्याग्रह किया। बात क्लियर है। तो बेसिकली इसमें देखिए 1915 में क्या हुआ, 1915 में भारत आए। 1917 में पहला सत्याग्रह चंपारण वाला किया इन्होंने। 1918 में 2 काम हुए, एक तो आपका जो है अहमदाबाद मिल आंदोलन ये पहले हुआ, और उसके बाद जो है खेड़ा हुआ, 1924 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कांग्रेस के
अध्यक्ष बने जब ये 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हो गया, उसके बाद जो है ये इसको स्थगित कर दिए 12 मार्च को। उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया। जब जेल से छूट करके जो है ये वापस आया तो 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। पूछा कि अपना पहला सत्याग्रह कब किया था? सबसे पहला सत्याग्रह जो है 1917 में भारत में इन्होंने किया था। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1939, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन डी 1943। बताओ भैया। देखो पहले तो सुभाष चंद्र बोस जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 कहाँ पे हुआ था? कटक उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है। 1938 में जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने। हरिपुरा अधिवेशन था। हरिपुरा अधिवेशन था और 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो इसमें राइट आंसर तो आपका ये हो जाएगा। 1939 में दोबारा त्रिपुरी अधिवेशन था। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस के दोबारा अध्यक्ष बने। कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन जो है चूंकि इन्होंने गांधी जी के समर्थित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया कराया था, तो कांग्रेस के जो उसमें कार्यकारिणी थी उसके गठन में समस्या होने लगी। तो मार्च 1939 में मार्च में इस्तीफा दे दिया। और अब 3 अप्रैल को जो है क्या 3 अप्रैल 1943 को जो है जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की 1943 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उसके बाद जो है 1942 घटना बताते हैं आपको। 1942 से पहले तो ये जान लीजिए भारतीय राष्ट्रीय सेना, इंडियन नेशनल आर्मी, इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की। लेकिन ये 1942 जाते जाते इन्होंने जो है कांग्रेस इसकी आईएनए की जो है आईएनए को भंग करने का अपना एक आदेश दिया। लेकिन इसके विरोध में रास बिहारी बोस थे। रास बिहारी बोस ने इनको जो है जापान में वहीं सिंगापुर में ही गिरफ्तार करवा लिया, रास बिहारी बोस ने। और सुभाष चंद्र बोस से कहा कि अब जो है सुभाष चंद्र बोस को आईएनए सौंप दिया। सौंप दी। ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस जो है ये 4 जुलाई 1943 को आईएनए का ये पुनः गठन करते हैं। और उसके बाद जो है यही बाद में 21 अक्टूबर 1943, जो यहाँ पे 1943 लिखा है, तो 21 अक्टूबर 1943 को जो है बोस जी ने सिंगापुर में जो है स्वतंत्र भारत की अस्थाई सरकार बनाई। अस्थाई सरकार का इन्होंने गठन किया। यही जो आगे चल करके आज़ाद हिंद सरकार कहलाई। क्या कहलाई? आज़ाद हिंद सरकार कहलाई। तो अगर आपसे पूछा जाए आज़ाद हिंद सरकार गठन कब हुआ था, तो 21 अक्टूबर 1943 को हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन अगर पूछा जाए तो ये आपका जो है 1942 में हुआ था। बात क्लियर है? तो ये सारी चीजें थी। ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1938 में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे। 1939 में अध्यक्ष बने तो लेकिन पट्टाभी सीतारामैया को हराया था उन्होंने, गांधी जी से विरोध हुआ तो कार्यकारिणी बनाने में बड़ी जो दिक्कत होने लगी, तो ये अप्रैल 1939 को जो है इससे इस्तीफा दिए, मार्च 1939 को। और अप्रैल 1939 में 3 अप्रैल 4 अप्रैल को 1939 में इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। पूछा था फॉरवर्ड ब्लॉक किस टाइप का संगठन है, तो ये विशुद्ध जो है राजनैतिक संगठन था। क्या था? विशुद्ध राजनैतिक संगठन था। बात क्लियर? राजनैतिक संगठन था। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते 15 नंबर पे। सत्यमेव जयते का शब्द कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद, उपनिषद, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं। देखो भैया अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख पूछा जाता है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख यहाँ मिलता है। गायत्री मंत्र। बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद है क्या? तो बेसिकली ये दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। दर्शन पर आधारित पुस्तक है ये। बात क्लियर है? और इसमें एक शब्द पूछा जाता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। क्या? तमसो माँ
ज्योतिर्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ठीक है। और ये मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर, ये बृहदारण्य उपनिषद है, उसमें ये लिखा गया है, ठीक है। बात करते हैं मुंडकोपनिषद की, तो सत्यमेव जयते जो शब्द है वो मुंडकोपनिषद से, ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का गठन यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर कब किया गया था? देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, भारतीय रिजर्व बैंक की, किसकी, भारतीय रिजर्व बैंक RBI, तो RBI के लिए जो है यंग हिल्टन आयोग का गठन, जो ये यंग हिल्टन आयोग है आपका, इसका गठन किया गया था 1921 में। इसने अपनी रिपोर्ट 1924 में सौंप दी थी। 1924 में इसने रिपोर्ट सौंपी और कहा कि पूरे भारत का एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। बात क्लियर है। उसके बाद जो है RBI एक्ट आता है, RBI एक्ट आता है कब, 1934 में, और इसके तहत ही RBI की स्थापना, इसके तहत 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हो जाती है। RBI एक्ट आया था 1934 में, 35 में इसकी स्थापना हो गई, भी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन उसके बाद जो है इसका राष्ट्रीयकरण अगर आपसे पूछ ही लिया जाए, क्या अगर आपसे पूछ लिया राष्ट्रीयकरण, तो इसका जो राष्ट्रीयकरण था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। बात क्लियर है। तो इसमें ये भी हो जाएगा 1 जनवरी 1949 को। फिर अगर आपसे पूछे मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो इसका है वो मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में है। और RBI के प्रथम गवर्नर आपसे पूछे तो आसबार्न स्मिथ हैं। क्या है, आसबार्न स्मिथ हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के पूछ ले आपसे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, ठीक है, तो ये थे आपके CD देशमुख। इन्हीं के समय में बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, CD देशमुख थे। बात क्लियर है। तो इसमें आपका ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम बात करें इसकी, तो भाई RBI के कार्य क्या हैं, तो RBI का जो कार्य है, अगर RBI के कार्य की बात करते हैं, कार्य, तो RBI का कार्य नोटों का निर्गमन करना। ये पहली बात। तो RBI को जो है बैंकों का बैंक या इसको बोलते हैं सरकार का बैंक, ठीक है, इसको बोला जाता है। विदेशी मुद्रा के प्रबंधन का नियंत्रण करता है। उसके बाद पूछा जाता है साख का नियंत्रण कौन करता है, साख का नियंत्रण भी RBI करता है, साख का नियंत्रण ये भी आपका RBI ही करता है। बात क्लियर है। मौद्रिक नीति बनाने से मुद्रास्फीति का नियंत्रण, जो महंगाई बढ़ जाती है उसका लेकर के, ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। पूछा क्या गया, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर कब इसका गठन किया गया था, तो सिफारिशों पर कब किया गया था गठन जो है, तो ये 1935 में ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करते हैं जैसे 1949 में राष्ट्रीयकरण हो गया 1 जनवरी 1949 को। 1969 की बात करें तो आपके 19 जुलाई 1969 को, क्या 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसका जो दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ वो हुआ 15 अप्रैल 1980 को जो है दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, RBI द्वारा बैंकों को दिया जाने वाला दीर्घकालिक ऋण क्या कहलाता है? क्या पूछा है, दीर्घकालिक ऋण पूछा भैया। एक होता है अल्पकालिक ऋण, एक होता है दीर्घकालिक। देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, बैंक रेट की, चलिए बैंक रेट की बात करते हैं। एक बैंक रेट हो गया, यहाँ पे हो गया आपका बैंक। तो बैंक रेट जो होती है RBI द्वारा दीर्घकालिक ऋण, माफ करिएगा, अल्पकालिक ऋण जो है, अल्पकालिक अर्थात 2 से 14 दिन, 2 से 14 दिन जो है ये अल्पकालिक ऋण होता है, बैंक रेट। बात एक मिनट माफ करिएगा, सॉरी, एक मिनट, बैंक रेट और रेपो रेट में कंफ्यूजन पहले आपका दूर कर दें, ठीक है। बैंक रेट और इसका तो कंफ्यूजन दूर कर। देखो भैया, बैंक रेट हो चाहे रेपो रेट हो, बैंक रेट हो या रेपो रेट, दोनों जो है RBI के द्वारा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जैसे दे दे रिवर्स रेपो रेट, ये जैसे यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे भी RBI और यहाँ पे भी RBI, लेकिन रिवर्स रेपो रेट में क्या करता है, बैंक यहाँ होता है, ठीक है। और ओपन मार्केटिंग सिस्टम में जो है ये तो यहाँ पे प्रतिभूति जो है बेची जाती है, शेयर जो बेचा जाता है, ठीक है। तो RBI किसको, बैंक को पैसा दिया, RBI किसको दिया, बैंक को पैसा दिया।
ठीक है। बैंक को कितने दिन के लिए? 14 दिन प्लस, मतलब 14 दिन से अधिक अगर देता है, मतलब क्या इसको बोलते हैं दीर्घकालिक बोलते हैं, ठीक है। 14 दिन से अधिक दीर्घकालिक दे दिया तो ये कहलाता है क्या? बैंक रेट कहलाता है। अगर आरबीआई किसको? बैंक को दिया कितने दिन के लिए? 2 से 14 दिन के लिए दिया, ठीक है, तो इसको कहा जाता है अल्पकालिक। क्या कहा जाता है? अल्पकालिक बोला जाता है। और उसका बैंक जब किसको देता है? आरबीआई को कहता है हमारा पैसा रख लीजिए, हमारा पैसा रखिए, उसको वो क्या कहलाता है? रिवर्स रेपो रेट। और ओपन मार्केट सिस्टम में क्या होता है? प्रतिभूति या शेयर बेचना, प्रतिभूति या शेयर बेचना, ठीक है, प्रतिभूति या शेयर बेचना। बेसिकली आप इसमें समझिए दीर्घकालिक ऋण कौन सा है? बैंक रेट है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या सही है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, इरिडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1919 में किया गया था, 1982 में, 1975 में, 1988 में। बताओ भैया। देखिए बात करते हैं 1988 की, तो 1988 में जो है सेबी का गठन है। किसका? सेबी का, ठीक है। 12 अप्रैल, डेट याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले। 12 अप्रैल 1988 को जो है सेबी का गठन किया गया, सेबी का गठन, ठीक है। हालांकि इसको जो है जो शक्तियां दी गई वो 1992 के अधिनियम के द्वारा दिया गया। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे, सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में इसका मुख्यालय है। कहाँ पे है? मुंबई में है। और उसके बाद बात करते हैं किसकी? 1975 की। 2 अक्टूबर 1975 को, 2 अक्टूबर 1975 को जो है आरआरबी की स्थापना हुई। आरआरबी बोले तो रीजनल रूरल बैंक, है ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई, ठीक है, 1976 के एक्ट द्वारा। 1982 में क्या हुआ था? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी? नाबार्ड की स्थापना, मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट की स्थापना जो है ये कब हुई थी? 12 जुलाई को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 1982 किस समिति की सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? शिवरामन समिति की सिफारिश पर जो है इसकी स्थापना हुई थी। और 1919 की बात करें तो जैसे नाबार्ड का मुख्यालय अगर आपसे पूछ रहे भैया, तो नाबार्ड का मुख्यालय आपका मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। फिर जैसे अगर आपसे आरआरबी जो है करे तो आरआरबी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीयकृत बैंक, है ना, आरआरबी सारी चीज़ें होती हैं। नाबार्ड के माध्यम से इसका नियंत्रण किया जाता है। बात क्लियर है। इरिडा की स्थापना जो है 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? हैदराबाद में है, हैदराबाद में। बात क्लियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? क्या पूछा है? जीवाणु जनित नहीं पूछा है। टिटनस, हैजा, निमोनिया, खसरा। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या? टीटा डिकानी को 6 प्लग है, ठीक है। तो यहाँ हमने बताया था आपको टिटनस, ठीक है, टाइफाइड, डिप्थीरिया, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़, क्षय रोग, उसके बाद आपका आता प्लेग, और उसके बाद आता फाइजा। देख लीजिए टिटनस भी है, हैजा भी है, निमोनिया भी है। खसरा जो है ये विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है। ये बात क्लियर है। चलिए 20 नंबर चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक इंदिरा गांधी की है? लाइफ डिवाइन, भारत भारती, इटर्नल इंडिया, स्टेट फ्रॉम द हार्ट। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम बात करें किसकी, इंदिरा गांधी के पुस्तक की, है ना, तो अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे स्टेट फ्रॉम द हार्ट जो है ये कपिल देव की है। किसकी है? ये आपके कपिल देव की है। उसके बाद यहाँ पे लाइफ डिवाइन जो है ये आपके अरविंद घोष की है। क्या? अरविंद घोष की है। भारत भारती आपके मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त की है। तो ये भी जब गलत, ये भी गलत, और उसके बाद आपका ये भी गलत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इटर्नल इंडिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों साथियों, उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी और इस बात से आपको आश्वस्त करा दूं एक प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से तय है आना। ठीक है, चलिए दोस्तों प्यारे साथियों, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।